नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत संघ का केंद्रीय बजट 2021 और 22 लागू हो गया है। 2020-21 के कोरोना काल को देखते हुए यह बजट बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो आइए ज़्यादा कुछ समय न गंवाते हुए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो की स्वतः ही आपको जानकारी मिलती रहे और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। हमें मोटिवेशनल स्वरूप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें तथा कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें। तो मित्रों, जैसा कि सभी को पता है कि भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का तीसरा बजट पेश किया। आपने प्रथम बार पारंपरिक तरीके से चमड़े के बैग में, दूसरा बजट बही खाता के रूप में एक थैले में तथा तीसरा बजट जैसा कि आप देख रहे हैं एक छोटे से हैंड बैग में जिसके अंदर एक पॉम टॉप या इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक है इसी में पेश किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत दिन प्रतिदिन डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहा है। तो आइए देखते हैं 2021-22 के बजट की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 की मुख्य बातें। नई दिल्ली में संसद भवन में 1 फरवरी 2021 को पहला डिजिटलीकरण केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई 2021 में जारी रहेगी और कोविड के बाद जब दुनिया में राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध बदल रहे हैं, इतिहास का यह क्षण नए युग का सवेरा होगा। युग में भारत वायदों और उम्मीदों की धरती के रूप में उभरा है। केंद्रीय बजट 2021-22 की मुख्य बातें 6 बिंदुओं में पेश की गई हैं। पहला है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा वास्तविक और वित्तीय पूंजी बुनियादी ढांचा, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवनीकरण, नवोन्मेष और अनुसंधान और विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए 2,23,846 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है, जबकि 2020-21 में यह 94,452 करोड़ रुपए था। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो यह 2020 और 21 की अपेक्षा 21 और 22 में 137%, जी हाँ 137% की वृद्धि दर्शाता है। आप लोग चाहे तो ये ग्राफ रूप में दिया हुआ है, इसे भी देख सकते हैं। ये केंद्र की ही साइड से दिया हुआ जिसमें 137% की वृद्धि दर्शा रहा है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है स्वच्छ भारत मिशन का। स्वच्छ भारत मिशन या स्वस्थ भारत के तहत 2021 से लेकर 2026 तक 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678, जी हाँ इस फिगर को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1,41,678 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लागू की। इस योजना के तहत मुख्य 4 या 5 विशेषताएं हैं जो याद करने लायक हैं। संपूर्ण मल जल प्रबंधन और गंदे जल का संशोधन, स्रोत में ही कचरे को अलग अलग कर देना, सिंगल यूज प्लास्टिक में कमी लाना, निर्माण और ढहाने की गतिविधियों से उत्पन्न मलबे के प्रबंधन में वायु प्रदूषण की कमी लाना, बड़े बड़े कचरा स्थलों को बायोडिग्रेडेट करना। उसके बाद में आता है आपका टीकाकरण अभियान। वर्ष 2021-22 को में कोविड-19 टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। मेड इन इंडिया न्यूमोकोकल वैक्सीन वर्तमान में 5 राज्यों के साथ देश भर में आ जाएगी, जिससे हर वर्ष 50,000 बच्चों की मौतों को रोका जा सकेगा। जी ये आंकड़ा याद रखिएगा, 50,000 बच्चों की मौतों को रोका जाएगा। जैसा कि आपको इस ग्राफ में स्वास्थ्य प्रणालियाँ, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए 6 वर्ष में 64,180 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के लिए किए जाएंगे। एक नई केंद्रीय प्रायोजक योजना में जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के अंतर्गत मुख्य पहल निम्न बिंदुओं के हिसाब से हैं। नंबर 1 स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय संस्थान, नंबर 2 17,788 ग्रामीण, जी हाँ फिगर 17,788 ग्रामीण, 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, 4 बायोलॉजी के लिए 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान,
15 स्वास्थ्य आपात ऑपरेशन केंद्र और 2 मोबाइल अस्पताल। सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं और 11 राज्यों में 3382 करोड़ सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयाँ। 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक स्थापित करना। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC इसकी 5 क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगर स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को सुदृढ़ करना। एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का सभी राज्यों संघ शासित प्रदेशों में विस्तारित ताकि सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को जोड़ा जा सके। 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को चालू करना और 33 मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को मजबूत करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म और 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 प्रयोगशालाएं स्थापित करना। अब पोषण के बारे में यदि हम बात करें तो मिशन पोषण भी 2.0 का शुभारंभ हो चुका है। पोषण मात्रा, डिलीवरी, आउटरीच तथा परिणाम को मुख्य बनाया गया है। संपूर्ण पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय किया जाएगा। 112 आकांक्षी जिलों में पोषणगत परिणामों में सुधार लाने के लिए एक सुदृढ़ीकृत कार्य नीति अपनाई जाएगी। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के तहत शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 1,41,678, जी हाँ, इस फिगर को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1,41,678 करोड़ रुपए की कुल वित्तीय संपत्ति आवंटन की गई है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत मुख्य इरादा इस प्रकार हैं: पूर्ण मलमूत्र प्रबंधन और अपशिष्ट जल संशोधन, कचरे के स्रोत पर पृथक्कीकरण, एकल प्लास्टिक उपयोग, निर्माण और विध्वंस के कार्य कचरे को प्रभावित कर। वायु प्रदूषण की बात करें तो वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2,217 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई गई है। स्क्रैपिंग नीति, जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रैपिंग नीति के तहत पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति, ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में फिटनेस जांच, निजी वाहनों के मामले में 20 वर्ष और वाणिज्यिक वाहनों के मामले में 15 वर्ष है। अर्थात अगर 20 साल पुराना आपका निजी वाहन है तो उसके बाद में अगर लगातार 5 बार फिटनेस में फेल हो रहा है तो आपको उस वाहन को स्क्रैप करवाना पड़ेगा, यानी उसको निरस्त करवाना पड़ेगा। इसमें सरकार आपको कुछ अच्छे रेटों में आपके इससे पहले कि आप उसे कबाड़ी में बेचिए, कबाड़ी में बेचने से अच्छा है कि आपको उचित रेट सरकार मुहैया कराएगी ताकि आप उस पैसे को लगाकर नया वाहन खरीद सकें। और यही कंडीशन वाणिज्य वाहनों में, कॉमर्शियल वाहनों में 15 वर्ष है। 15 वर्ष के बाद में अगर आप वाहन को चलाते हैं, लगातार 5 बार जांच फिटनेस में फेल पाई जाती है तो उसके साथ भी यही कार्य होगा। जल आपूर्ति तथा सर्वव्यापी कवरेज की अगर हम बात करें, जल जीवन मिशन शहरी के लिए 5 वर्ष में 2,87,000 करोड़ रुपए, 2,87,000 करोड़ रुपए का परिव्यय इसे निम्न प्रदान करने उद्देश्य से शुरू किया जाएगा। 2.86 करोड़ परिवारों को नल कनेक्शन, सभी 4,378 शहरी निकायों में सर्वसुलभ जलापूर्ति, 5,000 अमृत शहरों के लिए कचरा प्रबंधन। जी हाँ, सार्वभौमिक जलापूर्ति के उद्देश्य से जल जीवन मिशन शहरी को शुरू किया जाएगा। 2,87,000 करोड़ रुपए के आवंटन, जैसा कि आप देख रहे हैं, अगले 5 वर्षों में किया जाएगा। उसके बाद में वास्तविक और वित्तीय पूंजी का उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI के बारे में अगर हम देखें तो 13 क्षेत्रों में PLI योजना के लिए अगले 5 वर्ष में 1.97 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण वैश्विक चैंपियन बनाना, विनिर्माण कंपनियों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए समकक्षता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी रखने की आवश्यकता है। प्रमुख क्षेत्रों की व्यापकता और आकार लाना, युवाओं को नौकरी प्रदान करना, ये इसके तहत प्राविधान में। कपड़ा के लिए बात करते हैं तो PLI योजना के अतिरिक्त मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क मित्र योजना 3 वर्ष की अवधि के लिए 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। वस्त्र उद्योग को बनाने के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनाना, बड़े निवेशकों के लिए आकर्षण बनाना,
रोजगार सृजन या निर्यात संबंध एवं निर्यात संवर्धन करना। और भी इसकी मुख्य विशेषताएं जो भी आप ऊपर देख चुके हैं। इसके बाद में आता है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP का विस्तार करके इसमें 7400 परियोजनाओं को शामिल करना। 1.10 लाख करोड़ रुपए के करीब 217 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। NIP के लिए वित्त पोषण वृद्धि के लिए 3 तरीकों में इसे पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। पहला है संस्थागत संरचनाएं सृजित करके आस्तियों के विमुद्रीकरण पर जोर देकर केंद्रीय तथा राज्य बजट में पूंजीकरण व्यय के हिस्सों में बढ़ोतरी करके। उसके बाद में है आपका सड़क एवं राजमार्ग अवसंरचना। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को ये भी फिगर याद रखने लायक है। 1,18,101 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है। जी हाँ, ये अभी तक का सरकार का सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है। निम्न आर्थिक कॉरिडोर की योजना 1.03 लाख करोड़ रुपए के निवेश से तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करना। इसमें मदुरई कोलाक कॉरिडोर और चित्तूर थाचतूर कॉरिडोर शामिल है। 65,000 करोड़ रुपए के निवेश से केरल में 1100 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, जिससे केरल का मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर का 600 किलोमीटर का खंड भी शामिल है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 675 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, जिसमें वर्तमान कोलकाता सिलीगुड़ी सड़क को अपग्रेड किया जाएगा। सड़क एवं राजमार्ग अवसंरचना के तहत असम में लगभग 19,000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्य प्रगति पर हैं। अगले 3 वर्षों के दौरान 34,000 करोड़ रुपए वाली 1300 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरा किया जाएगा। सभी नए और 6 लेन वाले राजमार्गों पर स्पीड रडार, वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड, GPS, इनबिल्ट रिकवरी वैन वाले अत्याधुनिक ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली भी स्थापित की जाएगी। रेलवे अवसंरचना की बात करते हैं तो रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है, जिसमें 1,07,100 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय किए जाए। 2030 तक फ्यूचर रेडी रेलवे प्रणाली के निर्माण के लिए राष्ट्रीय रेल प्लान फॉर इंडिया 2030 लागू होगा। जून 2022 से शुरू होने वाली वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DSC और ईस्टर्न DFC योजना में मेक इन इंडिया रणनीति के तहत लॉजिस्टिक लागत कम होगी। दिसंबर 2023 तक ब्रॉड गेज रूट का 100% विद्युतीकृत किया जाएगा, जो कि इस समय लगभग 80% तक पूरा हो चुका है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पर्यटन रूटों पर बेहतर यात्रा अनुभव के लिए सुरुचिपूर्ण डिज़ाइन किए गए विस्टा डॉम LHB कोच निर्धारित किए गए हैं। मानव भूल के कारण होने वाली ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्वदेश में विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का भी विकसित करना इस बजट के तहत प्रावधानित किया गया है। उसके बाद में पत्तन और नौवहन की बात करते हैं तो वित्त वर्ष 2021 और 22 में बड़े बड़े पत्तनों पर सरकारी और निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत प्रमुख पत्तनों पर 7 परियोजनाएं प्रस्तावित की जाएंगी, जिनकी लागत 2,000 करोड़ रुपए से अधिक है जाएगी। जी हाँ, 2024 तक रिसाइकलिंग की मौजूदा क्षमता को इसे 1.5 लाख अतिरिक्त नौकरियां भी पैदा होंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उज्ज्वला योजना का विस्तार किया जाएगा, जिसमें 8 करोड़ परिवारों को लाभ पहले से ही दिया जा चुका है और आने वाले बजट में 1 करोड़ और लाभार्थियों को शामिल। नवाचार अनुसंधान एवं विकास के तहत अगर देखना चाहते हैं आप तो पहला मानव रहित दिसंबर 2021 में तैयारी की जा रही है। देश में समग्र रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। गहरे महासागरीय सर्वेक्षण अन्वेषण और गहरी महासागर जैव विविधता के लिए संरक्षण के लिए डीप ओपन मिशन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 4,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अंतरिक्ष विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की गहराई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ब्राज़ील के एमोजोनिया सैटेलाइट समेत कई छोटे भारतीय सैटेलाइट लेकर जाने वाले
PSLV CL-51 को लॉन्च किया जाएगा। गगनयान मिशन गतिविधियों के तहत 4 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को रूस में जेनेरिक स्पेस फ्लाइट अपसेट में ट्रेनिंग दी जा रही है। अब केंद्रीय बजट की अगर हम प्राप्तियां देखें और कहां पर व्यय करते हैं, इसका एक संक्षेपीकरण ग्राफ के माध्यम से इसको हम देख सकते हैं। तो प्राप्तियों की अगर हम बात करते हैं तो राजस्व प्राप्तियां, ये देखिए आपके यहाँ 2020 और 19 और 20 के लिए, 20 और 21 के लिए, 21 और 22 के लिए दिया गया है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर ठीक से देख सकते हैं। और उसके बाद में केंद्र सरकार का व्यय, केंद्र सरकार कहाँ कहाँ पर व्यय करती है, ये भी आपको इसमें दिया गया है। आप चाहें तो इसको भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा व्यय इसमें जो दिखाई पड़ रहा है वो तो 3,47,088 करोड़ रुपए रक्षा में व्यय किया गया है। बाकी इन सारी जानकारियों को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं केंद्रीय राजस्व आय और व्यय। देखिए, अगर हम केंद्रीय राजस्व की आय और व्यय की बात करें, मान लेते हैं 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 1 रुपये को हम 100% मानते हैं और उसमें जितने पैसे जहाँ खर्च होते हैं उसको हम प्रतिशत के रूप में मानेंगे। जैसे उधार और अन्य देयताएँ हमारे लिए 36% है। 36 पैसे का मतलब 36 पैसे यहाँ से आता है। निगम कर 13 पैसे यानी कि 13% आता है। आयकर से हमारे पास कोष में 14% आता है। सीमा शुल्क से ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन 3%, पूरे कोष का 3% सीमा शुल्क से आता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 8% आता है। GST से 15% आता है। कर भिन्न राज्यों से 6 पैसे आता है। ऋण भिन्न विभिन्न पूंजी प्राप्तियों से 5 पैसे आता है। अतः अगर हम ध्यान से देखें तो उधार और अन्य देयताओं से हमारे पास 36% आता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि खर्च हम कहाँ करते हैं। तो केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में 9% खर्च होता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 13% खर्च होता है। ब्याज अदायगी के लिए, जी हाँ, हमारा सबसे ज़्यादा संपूर्ण GDP का जो पैसा जिसमें खर्च होता है वो है ब्याज अदायगी। जो हम लोगों ने कर्जा ले रखा है उस कर्जे की ब्याज में संपूर्ण GDP का 20% खर्च होता है। रक्षा सौदे में 8% खर्च होता है। आर्थिक सहायता में 9% खर्च होता है। वित्त आयोग और अन्य अंतरण के लिए 10 पैसे खर्च होता है। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 16 पैसे खर्च होता है, अर्थात 16% होता है। पेंशन, ये भी नोट करने लायक है, पेंशन के लिए 5%, पूरी GDP का 5% खर्च किया जाता है और अन्य खर्च में 10%। उसके अलावा केंद्रीय बजट के प्रमुख आंकड़े आपके सामने ये दिए हुए हैं। राजस्व प्राप्तियाँ कितनी हो रही हैं कि 2019 और 20 में 16,84,049 करोड़ रुपया था, जिसमें 20-21 में 20,20 करोड़ रुपये हो गया और 20-21 में संशोधित अनुमान जो था 15,55,000 करोड़ था और 21-22 में 17,88,000 करोड़ रुपये हुआ। प्रभावी राजस्व घाटा अगर देखा जाए तो 4,84,000 करोड़ रुपया 19-20 में था, जो कि 20-21 में ये घटा 4,02,000 करोड़ रुपया हुआ। 20-21 में ये अनुमान था और जिसमें संशोधित अनुमान में आपका 12,24,613 करोड़ रुपए का घाटा हुआ और 21-22 में जो अनुमान है वो है 9,21,000 करोड़ रुपए का। राजकोषीय घाटा अगर देखा जाए तो 9,33,000 करोड़ रुपए का 2019-20 में था, जिसमें 7,96,000 करोड़ रुपया 20-21 के अनुमान बजट में था, जो कि संशोधित अनुमान में 18,48,655 करोड़ रुपया हुआ। जी हाँ, कोरोना काल में जो अनुमानित 7,96,000 था उसका भी 2-2.5 गुना हो गया, यानी कि 18,48,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जिसमें 2021-22 में बजट का कुल अनुमान 15,06,000 करोड़ रुपए का हुआ। बाकी जो भी आप डिटेल देखना चाहते हैं तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कुल अंतरण अगर देखा जाए तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है। राजकोषीय घाटा वित्त पोषण के स्रोत जो है ये आपके ग्राफ के माध्यम से समझाए गए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में घाटे की प्राप्तियां डेफिसिट की अगर हम बात करें
तो डेफिसिट आप जो आपको दिख रहा है सबसे ऊपर 9.5% डेफिसिट यानी घाटे का 2020-21 में हमारा संशोधित अनुमान था, और जो कि 2021-22 में हमें अनुमान है कि हम घाटे को लाके 6.88% कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं एक मिनट के लिए रोके दे रहा हूँ। उसके बाद में राजकोषीय घाटा वित्त पोषण का स्रोत, ये भी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं, ये भी काम की चीज़ है। फिर घाटे की प्राप्तियां कहाँ कहाँ से हुई हैं, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर देखा जाए तो हर बार एक नया रिकॉर्ड टूटता है, जैसे कि इस बार दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण दिखाई पड़ी। जैसा कि निर्मला सीतारमण जी ने अपना पहला बजट एक पैम टॉप के माध्यम से, दूसरे नंबर का बजट पैम टॉप के माध्यम से पेश किया, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी एक परंपरा को तोड़ा गया, या कि यूँ कहें कि एक नई परंपरा लागू हुई। जी हाँ, वित्त बजट पेश करने से पहले कोई भी वित्त मंत्री राष्ट्रपति महोदय से मुलाकात नहीं करता था, लेकिन इस बार जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो चित्र दिखाई पड़ रहा है, इसमें राष्ट्रपति महोदय के साथ में माननीय निर्मला सीतारमण और आपके अनुराग ठाकुर जी तथा और भी वित्तीय टीमें जो यहाँ पर खड़ी हुई है। ईश्वर करे आप भी जब आईएएस में सेलेक्ट हो जाएंगे तो हो सकता है आप भी अगली बार इसी जगह पर दिखाई पड़े। ये लोग ये इस बार पहली बार हुआ है कि बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति के पास जाकर इसकी अनुमति ली गई है। देखते हैं, हो सकता है कि आगे चल के भी ये नीति लागू रहे और बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात करें। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।